In this video lecture, we will discuss the शांति बिल 2025। शांति बिल किस चीज का है, किसी दूसरे एक्ट को इसने रिप्लेस किया है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो सब हम इसमें देखेंगे। शांति बिल की फुल फॉर्म सबसे पहले तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड न्यूक्लियर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बिल है और इसके अंदर दो बिल सब्ज्यूम हो रहे हैं, मतलब प्रीवियस दो एक्ट को रिपील हो रहे हैं और ये वाला एक्ट आ रहा है उनकी जगह पे। दो एक्ट कौन कौन से? सबसे पहले तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड द सेकंड वन इज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये एक्ट हमारा स्पेसिफिकली उस चीज के लिए, यदि इनकेस कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाती है तो कितना कंपेंसेशन रहेगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो जो ऑब्जेक्टिव है शांति बिल का, अभी तक क्या था इंडिया में 1962 से इंडिपेंडेंस के बाद से न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल रहा है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। 1991 में जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद भी जो स्ट्रेटजिक सेक्टर था एटॉमिक एनर्जी, और इसको ओपन अप नहीं किया गया था। सो दिस बिल इज डूइंग दैट। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बोथ इंडियन एंड फॉरेन इनटू न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। अभी क्या है हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन? क्या है? 8.8 गीगावाट currently in 2025 and our aim is to reach 100 gigawatt goal by 2047। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ एनवायरमेंटल, हमारे नेशनली डिटरमाइंड एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो वो हमारा एक ये है कि हम 2070 तक नेट कार्बन जीरो इमिशन बनने वाले हैं और हम रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरा स्विच करने वाले हैं। तो उन उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमको न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस बिल से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में ला रहे हैं, टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बोथ इंडियन एंड फॉरेन। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज है, जैसे यूएस की वेस्टिंग हाउस है और एक ऐसे ही फ्रांस की है और जापान की है। ये तीन देशों की कंपनी मेनली जो है वो न्यूक्लियर इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में हम लोग इनके पार्टिसिपेशन को देख रहे हैं। इसके की फीचर्स क्या है? अभी तक क्या है, जो भी सारे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे उनकी पे मोनोपोली थी एनपीसीआईएल की, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी तक अब प्राइवेट सेक्टर भी उस चीज में इंक्लूड होगा उस चीज को ऑपरेट करने के लिए। एई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक एनर्जी की रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एक, और वो आंसरेबल रहेगी पार्लियामेंट के लिए। इस शांति बिल में हम लोग चार आर्टिकल्स देखेंगे। एक द हिंदू का देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, मिंट का आर्टिकल एंड देन बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। जो भी हमको सारी चीजें इस एक्ट से रिलेवेंट है वो सारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि ऑपरेटर वर्सेस सप्लायर का एक इश्यू था जो हमारे इस एक्ट के आने से पहले था, शांति बिल से पहले था। उसमें क्या था, सप्लायर वो लोग होते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट को, वो सारी चीजें डिलीवर करते हैं, और ऑपरेटर जो होते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को मतलब ऑपरेट करते हैं। उसका सप्लायर से डिफरेंट है ऑपरेटर। तो एक लायबिलिटी का इश्यू था कि लायबल कौन होगा इन केस ऑफ न्यूक्लियर इंसिडेंट्स। तो पहले क्या था कि 2010 के अंदर जो CLND, जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था, उसके अंदर सप्लायर के ऊपर भी एक क्लॉज डाला था। तो वो क्लॉज क्या था वो हम देखते हैं इसमें। देखो CLND के अंदर क्या था कि कोई भी न्यूक्लियर इंसिडेंट होगी, एक्सीडेंट होगा, तो उसमें कंपेंसेशन जो न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेटर था उसके ऊपर 1500 करोड़ रुपए तक का कंपेंसेशन क्लेम कर सकते थे, जो डैमेज हुए हैं, मतलब जो भी लोग हैं जिनको भी न्यूक्लियर डैमेज की वजह से परेशानी हुई है। और सेंटर से भी लेने के बाद में वो 3400 करोड़ के आसपास बन जाता था। अब जो ऑपरेटर था उसके पास भी एक ऑप्शन था कि वो क्लेम कर सके कंपेंसेशन फ्रॉम द सप्लायर, जिससे उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट के सप्लाई इक्विपमेंट मंगाए हैं। तो दी सेम लॉ अलाउज प्लांट ऑपरेटर टू क्लेम रिकोर्स। ये राइट टू रिकोर्स जो है, ये एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, राइट ऑफ रिकोर्स। तो रिकोर्स का राइट था उसके पास में फ्रॉम सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट। तीन चीजें थी जिसमें ये ऑपरेटर क्लेम कर सकता था। नंबर फर्स्ट, यदि उसके पास एग्रीमेंट था, यदि उन दोनों को कोई एग्रीमेंट हुआ है सप्लायर का और
ऑपरेटर का कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज हम कंपेंसेशन देंगे, सप्लायर बोलता है। दूसरी चीज है, यदि अगर सप्लायर की कोई फॉल्ट है या फिर इक्विपमेंट की कोई फॉल्ट है, उन दोनों में से किसी की भी फॉल्ट है तो भी राइट ऑफ रिकोर्स ऑपरेटर को मिलता था। और तीसरी चीज थी, यदि डेलिबरेट इंटेंट था सप्लायर का न्यूक्लियर इंसिडेंट, मतलब न्यूक्लियर डैमेज करने के लिए सप्लायर का कोई इंटेंट था, डेलिबरेट इंटेंट, तो भी उसमें सप्लायर से वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता था अंडर राइट ऑफ रिकोर्स। तो इस चीज की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे सप्लायर जो यूएस की कंपनियां, फ्रांस की कंपनियां और जापान की कंपनियां थी, वो इस चीज में आगे नहीं आई, जबकि हमारा उनके साथ में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो चुका था। हम देखते हैं आगे कि फ्रांस, यूएस एंड जापान जो ये क्रिटिकल रिएक्टर के कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट उनके साथ में साइन किया था, लेकिन फिर भी उनमें वो उन लोगों ने एक एक फियर था उनमें कि न्यूक्लियर डैमेज की वजह से हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी, तो इसमें आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब दूसरी चीज थी कि उसके अंदर एफडीआई अलाउ नहीं थी, तो अभी 49% एफडीआई अलाउ हो गई है, फॉरेन और इंडियन दोनों से ही, किसी से भी। और मोनोपोली हट गई है। लार्जर गोल हमारा 8.8 गीगाबाइट से 100 गीगाबाइट पर पहुंचने था, टू अचीव नेट जीरो बाई 2017, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन गोल। अभी जो अब क्या हुआ, जो शांति बिल है उसके अंदर सप्लायर वाला जो क्लॉज था, जो हमारे सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अंदर था, उस क्लॉज को हटा दिया गया है। सप्लायर का नाम ही हटा दिया गया है कि सप्लायर का कोई कंपो नहीं है इसमें, बल्कि जो ऑपरेटर है उसको ही न्यूक्लियर डैमेज के लिए कंपेंसेशन देना होगा, एंड दैट कंपेंसेशन विल नॉट बी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज्ड, बट ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ प्लांट विच द ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग। ठीक है, तो डैमेज कितना हुआ है उसका कोई आधार नहीं है, बस कितने बड़ा प्लांट वो ऑपरेट कर रहा था। अब उसके ऊपर अलग अलग दिया हुआ है कि यदि 3600 मेगावाट से ऊपर का प्लांट वो ऑपरेट कर रहा था तो अप टू 3000 करोड़ का उसके ऊपर कंपेंसेशन आ सकता है। 1500 से 3600 मेगावाट तो अप टू 1500 करोड़, 750 से 1500 अप टू 750 करोड़, 150 मेगावाट से कम है तो 100 करोड़। इस तरीके से ये रेंज है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक इस चीज को दर्शाती है कि प्लांट की साइज के बेसिस पे कंपेंसेशन डिसाइड होगा, ना कि डैमेज कितना हुआ है उस बेसिस पर। एक बॉडी है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसको स्टेटरी रिकॉग्निशन दिया गया है और ये एक सेफ्टी रेगुलेटर की तरह काम करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए एक और इन्होंने इस बजट में एक मिशन चालू किया था, उसके अंदर 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रिएक्टर्स, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स की एक्टिविटीज। अब देखिए इसके अंदर है ना, प्राइवेट सेक्टर को कुछ कुछ एक्टिविटीज दी गई कि तुम ये चीजें कर सकते हो, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट आपको पता है कि जैसे ईरान के साथ में, ईरान में भी यूरेनियम एनरिचमेंट की वजह से ईरान और यूएस में वो चलता रहता है, टसल चलती रहती है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट कैन लीड टू, जो हमारे एटॉमिक बम्स वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, उनमें यूरेनियम एनरिचमेंट का हो सकता है यूज। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल में, हैवी वाटर प्रोडक्शन और स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट, ये सारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल सेंटर के पास है। इसके अलावा कुछ कुछ बॉडीज बनाई है, न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन, ये सेंटर ने बनाया है इस एक्ट के अंडर में। अब हम आर्टिकल पे जाते हैं। द शांति बिल penalizes operator in case of a nuclear accident, हमने अभी देखा, requiring them to compensate on the basis of the size of plants operated and not the damage experienced in itself. The objective of the Shanti Bill is to incentivize private sector participation, both Indian and foreign, into nuclear power production, एंड रिप्लेस कर रहा है ये एक्ट को एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 विथ सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एटॉमिक एनर्जी की रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, एनपीसीआईएल की आपकी मोनोपोली को खत्म करेगा, और वो जो इंस्टेंसेस थे जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेटर सप्लायर से कंपेंसेशन क्लेम करते थे, उसको हटा दिया गया है। Simultaneously, it also buffers operator by introducing limits on extent of their liability, मतलब
लायबिलिटी का डिसीजन जो है वो आपकी प्लांट की साइज के बेसिस पे हो गया। इन केस ऑफ वायलेटिंग द लॉ अंडर द एक्ट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्लांट्स दे ऑपरेट एंड द लिमिट द मैक्सिमम पेनल्टी ऑन देन टू ₹1 करोड़ इवन इन द केस ऑफ सीवियर ब्रीच। ये शायद इस जगह मुझे लगता है कुछ गलत लिखा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे आगे ही इसने ज्यादा लिखा है। द बिल proposes a revised and pragmatic civil liability framework for nuclear damage, confers statutory status on atomic energy regulatory board। ये एक सेफ्टी रेगुलेटर की तरह काम करेगी और इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, जो आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ गार्ड्स, क्वालिटी, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, बाकी सारी चीजों को देखेंगी। अब देखिए, जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का पर्पज यही है कि हमारे पास अभी 1.5% जो इंडिया की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो न्यूक्लियर पावर है, और 3% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे देश में वो न्यूक्लियर पावर से होती है। तो इसको हमको आगे बढ़ाना है, तो ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ेगी इससे। 2070 तक हमारा नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट पूरा होगा, और जो 8.8 गीगावाट का अभी करंटली चल रहा है वो 100 गीगावाट तक पहुंचना है हमको बाई 2047। 20,000 करोड़ का हमने एक मिशन अभी लॉन्च किया है, ये हमने देखा था अभी, नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मॉलिक्यूलर नहीं था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ था इंडिया में, इसके कुछ कुछ कारण थे। सबसे पहले तो आपका ये था कि एक तो रहता था इसका, लैंड एक्विजिशन के इश्यू रहते थे। जो न्यूक्लियर फ्यूल आपका जनरेट हुआ था वो, उसको यूज, उसका डिस्पोजल कैसा होगा। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट आपको पता है कौन कौन से, एक तो सरनोबिल वाला एक्सीडेंट हुआ था, और आपका फुकुशिमा। इस तरीके के एक्सीडेंट होते थे, उन केस में किसकी लायबिलिटी रहती थी। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में कम ही हुआ है। और जो सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज जो है उसमें ये अब मैंने हमने अभी देखा ही था कि कैसे कैसे कंपेंसेशन क्लेम होता था। तो शांति बिल ने CLND जो एक्ट था, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, उसमें से सप्लायर वर्ड को ही हटा दिया, और इंस्टेंस ऑफ सप्लायर जहां पर वो सप्लायर की जिम्मेदारी होती थी उस चीज को भी हटा दिया। कंपेंसेशन ऑपरेटर क्लेम करता था सप्लायर से। ये सबसे बड़ी डिमांड थी फॉरेन जो कंपनीज थी जो इन्वेस्ट करना चाहती थी इंडिया के अंदर। दिस हैज बीन वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ फॉरेन न्यूक्लियर कंपनीज हु हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन इंडिया। This is a long overdue reform. The bill give hope for large scale innovation in nuclear technology through amendment in patent laws aligned with global liability convention। हमारी जो लाइबिलिटी का जो एक्ट था CLND, वो ग्लोबल कन्वेंशन से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट था। ग्लोबल कन्वेंशन में जो सप्लायर के ऊपर है उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रोल नहीं था, तो उसके साथ में ये अलाइन करेगा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एक्सपेंड होंगे। AERB will act as a safety regulator। ये आपका हो ही गया कि ऑपरेटर को किस किस बेसिस पे कितना कितना अमाउंट का कंपेंसेशन देना होगा। अब देखिए, इसके अंदर एक मेजर इंपॉर्टेंट जो इसकी शॉर्ट कमिंग है या फिर अपोजिशन ने उठाई है, अपोजिशन ने ये बोला था, जब 2010 में अंडर यूपीए गवर्नमेंट CLND एक्ट पास हुआ था, तब अपोजिशन बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था कि स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर लायबिलिटी होनी चाहिए ऑन द सप्लायर। क्योंकि यूनियन जो कार्बाइड केस हुआ था, यूनियन कार्बाइड केस हमको पता है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जो अमेरिकन कंपनी थी वो लायबिलिटी से बच गई थी और ये लोग निकल गए थे। तो उस केस में हमको ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रखनी चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर्स के ऊपर भी। तो उस समय पे CLND एक्ट के अंदर सप्लायर को पे लायबिलिटी का क्लॉज डाल दिया गया था, लेकिन उसकी वजह से काफी सारी जो कंपनी था उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइन होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। बट अब ये एक्ट आने के बाद में मे बी इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विल इंक्रीज। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये राइट ऑफ रिकोर्स वर्ड जो है वो इसी में था। तो जिसके अंदर वो ऑपरेटर कंपेंसेशन मांगता था किससे, सप्लायर से। और ये देखो कुछ चीजें हैं कि मीनवाइल द बिल रिटेन्स सर्टेन एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर क्रिटिकल एंड सेंसिटिव एक्टिविटीज। ये क्या है, आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का
एनरिचमेंट नहीं करना, मतलब वो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली चीज थी। मैनेजमेंट एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल, जो आपका बेस्ट है, जो आपका फ्यूल यूज हो गया है उसका मैनेजमेंट और रीप्रोसेसिंग कैसे होगी, वो सेंटर के पास है कंट्रोल। और हैवी वाटर, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर रहेगा, वो ट्राई करेगा कि इसको डंप कर दे, तो उस केस में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये कंट्रोल सेंटर ने अपने पास रखा है। प्रोडक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ हैवी वाटर, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बॉडीज बनाई है इन्होंने। सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल, न्यूक्लियर डैमेज क्लेम कमीशन, जब अगर न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है तो। अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, या फिर जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन की जो न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल कौन होगा, अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी इन केस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो है, वो ये अपीलेट अथॉरिटी रहेगी इसकी न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन के ऊपर। Further, it empowers the central government to establish a nuclear liability fund for the purpose of meeting its liability in case of nuclear accident। और ये सारा हमने देख ही लिया है। मिंट के अंदर एक दो लाइन कुछ मिली मुझे। हाँ, जो द बिल एलाबोरेट्स दैट द ऑपरेटर शेल बी लायबल फॉर डैमेजेस एक्सेप्ट दोज, जो हम कह रहे थे ना कि जो सारा ऑपरेटर लायबल होगा इन केस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज, उसमें से भी उसको कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि इन केस ए ग्रेव नेचुरल डिजास्टर ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर, एन एक्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी, सिविल वार एंड इंसरेक्शन ऑफ टेररिज्म, ये सारी चीजें होंगी तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट शांति बिल। इस बिल में अगर कुछ भी अपडेट होता है, ऐसी कुछ भी न्यूज आती है, तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट शांति बिल।